जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र बिहावर मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। जैसे अपना एक और चैनल है महेंद्र बिहावर कोचिंग, अगर उस पर पॉलिटिकल की चलती है क्लास, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। सभी का मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर स्वागत है दोस्तों। देखिएगा, आज हम बात करेंगे दोस्तों, आपको पता है मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है कि 4 दिन के अंदर हमें हिस्ट्री को कैसे कंप्लीट करना है। इस क्लास के अंदर हम 4 चैप्टर कवर करने वाले हैं, वो भी ब्लूप्रिंट के अनुसार। देखिएगा तो प्यारे मित्रों, हम देखते हैं कक्षा 12 इतिहास के अंदर जो पहला चैप्टर है आपका वो ये है ईंटे मनके तथा अस्थियां। कौन सा है? ईंटे मनके तथा अस्थियां। सभी को पता दोस्तों, अच्छे से सभी को पता अच्छे से, ईंटे मनके तथा अस्थियां, ये पहला चैप्टर है आपका। और आपके दूसरा जो चैप्टर है वो ये है राजा किसान और नगर। राजा किसान और नगर, ये मेरे देखो हिस्ट्री मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, राजा किसान और नगर। और मुझे एक्सपीरियंस भी है कि कौन सा प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है, इस सब्जेक्ट से। देखिएगा उसी प्रकार से तीसरा जो आपका चैप्टर है वो है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ठीक है, बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, ये अपना तीसरा चैप्टर है। अभी ये प्रमुख चारों चैप्टर जो है हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। वैसे तो ये क्लास जो है आपको लंबी चलने वाली है, पूरी बुक अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ईंटे मनके तथा अस्थियां, राजा किसान और बंधुत्व जाति तथा वर्ग। और चौथा जो चैप्टर है वो आपके हैं विश्वास। देखिए किसका है? विश्वास और इमारतें। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। देखिएगा, विचारक, विश्वास और इमारतें, ये आपका चौथा चैप्टर है, ध्यान रखना आप सभी। विचारक क्या है? विचारक, विश्वास और इमारतें। तो ये 4 जो चैप्टर है आपके सामने, ये अभी हम करने वाले हैं अच्छे से। एक बार आप सभी शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, पूरी बुक कंप्लीट करेंगे हम, पूरी बुक। देखिएगा, ये पहले 4 चैप्टर देख लेते हैं, फिर वापस 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर, 7वां चैप्टर आपके जो है वो अगली इसी क्लास में आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर देख लेते हैं फटाफट, ब्लूप्रिंट के अनुसार देखेंगे। पूरी बुक कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों, दावा ठोक कर कहता हूं दोस्तों। पर्सन बनेंगे तो सारे इसी में से बनेंगे। फिर आपके जो मैं चलाने वाला हूं दोस्तों प्रमुख रेलगाड़ी की क्लास दोस्तों, बुलेट क्लास। ठीक है, चलो तो पहला चैप्टर है आपके सामने ईंटे मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर को उठाते हैं, ईंटे मनके तथा अस्थियां। 6 नंबर का ये चैप्टर है दोस्तों, 6 नंबर का। चलो देखिएगा, देखो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा आपको कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल जो है ना, लोथल, ये आपके लोथल जो है वो किस राज्य में स्थित है? लोथल, ये आपको लोथल है, लोथल ये किस राज्य में स्थित है? प्रमुख स्थल है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का। तो बताओ लोथल जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा ये जो लोथल है प्यारे मित्रों। अरे दोस्तों पढ़ लो अच्छे से, टिकाना लाग रहे तो गुजरात, ध्यान आप सभी अच्छे से। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? गुजरात हो जाएगा, गुजरात। ध्यान आप सभी। अब देखो गुजरात में कौन कौन से स्थल मिले थे वो भी आपको पता होना चाहिए। गुजरात में जैसे लोथल मिला, लोथल। इसके अलावा बात करें धोलावीरा गुजरात के अंदर मिला था, लोथल, धोलावीरा। और बात करें तो सुतकोटड़ा मिला था, सुतकोटड़ा। ठीक है, सुतकोटड़ा, ध्यान रखना दोस्तों, सुतकोटड़ा। रे राम, रंगपुर मिला दोस्तों, रंगपुर, ध्यान दोस्तों। देखो एक तो सुतकोटड़ा, लोथल, धोलावीरा, सुतकोटड़ा, रंगपुर। अब ये कैसे क्या हो रहा है? लोथल, धोलावीरा, सुतकोटड़ा, रंगपुर। और एक आप नागेश्वर, ये भी याद रखना, नागेश्वर भी जो स्थल मिला है वो आपके गुजरात में ही मिला है। ठीक है, चलो अब पर्सन के ऐसे पूछेगा, पर्सन और भी पूछा जा सकता है आपको। जैसे प्रमुख स्थल में बात कर लेता हूं, हरियाणा। हरियाणा से कौन कौन से स्थल मिले? हरियाणा से आपको ध्यान है दोस्तों, आपके देखो राखी बंधवाली भगवान का नाम लेके, क्या दोस्तों? राखी गढ़ी हरियाणा के अंदर मिला था। राखी बंधवाली, बनावली है, बनावली। राखी बंधवाली मैंने किसका नाम लेके? भगवान का नाम लेके, तो भगवानपुर है, भगवानपुर। ठीक है, भगवानपुर। राखी बंधवाली, राखी गढ़ी, बनावली। इसके अलावा एक और है दोस्तों मिथाथल। ये जो स्थल है प्रमुख आपके, ये हरियाणा के अंदर मिले थे, आप सभी को याद रखना है। उसी प्रकार से आपको और क्या याद रखना है? गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में देख लो, राजस्थान के भी प्रमुख स्थल आपको याद होने चाहिए। राजस्थान में जैसे कौन कौन से स्थल मिले थे? राजस्थान में आप सभी याद रखना प्यारे मित्रों, राजस्थान से कौन से मिले थे? राजस्थान में जैसे कालीबंगा है दोस्तों, कालीबंगा देखने को मिलती है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। इसके अलावा दोस्तों आपके पीलीबंगा है। ठीक है, पीलीबंगा, कालीबंगा के बाद में पीलीबंगा आपको करना है, कालीबंगा, पीलीबंगा। और रंगमेल आपका देना, रंगमेल। ये जो प्रमुख दोस्तों आपके जो स्थल मिले हैं ये आपके मिले हैं राजस्थान से। और क्या याद रखना दोस्तों? रंगमेल है। ठीक है, रंगमेला नहीं है, रंगमेल। आगे देखो, और आपको किससे याद रखना? पंजाब से। देखो पंजाब से, अरे मक्की ये मक्की परेशान करती है दोस्तों। अब आप कहेंगे यार मक्की इससे कैसे? देखो पंजाब में आप याद दोस्तों, पंजाब के हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है, पंजाब के अंदर मिला था, वो मिला था यहाँ पर रोपड़। कौन सा मिला दोस्तों? रोपड़। ध्यान आप सभी, रोपड़ जो स्थल है वो पंजाब के अंदर मिला था। तो आपके गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब हो गया। और बताओ दोस्तों, मैं और पूछूं, देखो मैं इसको एक बार क्या कर देता दोस्तों? अरे यार देखो इसको क्या करूं, मैं इसको छोटा कर देता, क्या कर देता? छोटा देखिएगा, इसको मैं छोटा कर देता हूं। ठीक है, आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, ये छोटा हो गया। देखो अभी देखो आपके सामने, देखो गाड़ी की आ देखो छोटा हो गया, हो ना छोटा दोस्तों? आप देख रहे हैं आप सभी अच्छे से, छोटा हो गया। अब देखो आगे क्या होता है दोस्तों, अब आगे और देखो फटाफट। हाँ, तो पंजाब अपना हो गया, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान। देखो पाकिस्तान है, देखो पाकिस्तान,
पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से स्थल मिले थे? अगर आपको पूछा जाए दोस्तों, क्या पूछा जाए कि हड़प्पा कहाँ मिला? हड़प्पा, तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में है दोस्तों। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है। आपके मोहनजोदड़ो का है, मोहनजोदड़ो, तो ये मोहनजोदड़ो भी आपके पाकिस्तान में, ध्यान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। इसके अलावा याद रखना आप सभी, चहुंदड़ो है, चहुंदड़ो, ये भी पाकिस्तान के अंदर है। कोट दीजिए, कोट दीजिए, कोट दीजिए, ये भी आप याद रखना पाकिस्तान है, कोट दीजिए, ठीक है। डाबर कोट देख लो, डाबर कोट, ये भी आपके पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, ठीक है। सुत का गेंडोर की बात करें, सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर है यार दोस्तों, सुत का गेंडोर, ये जो स्थल है आपके पाकिस्तान में है। अब ये मैं क्यों करवा रहा हूं, ये आपके अगर प्रश्न आ जाएगा, एक नंबर के अंदर प्रश्न ऐसे जरूर पूछा जाएगा कि चहुंदड़ो कहां स्थित है, हड़प्पा कहां स्थित है, आगे बनावली कहां स्थित है, किस राज्य में, ऐसे पूछ लिया जाएगा। साथ ही आपका जो मैप आएगा, मैप में भी ये काम आएगा दोस्तों अच्छे से, इसलिए आप याद होने चाहिए आप सभी को। देखो पाकिस्तान भी कंप्लीट हो गया, और क्या है दोस्तों, एक और याद रखो दोस्तों आप सभी अच्छे से देखिएगा। ऊपर बात करें, ऊपर का दोस्तों पंजाब के अंदर बता दिया ना मैं, रोपड़ पंजाब, तो पंजाब बता दी यार, मांदा कश्मीर के अंदर दोस्तों, ध्यान आप सभी, कश्मीर के अंदर कौन सा स्थल मिला था? तो कश्मीर के अंदर मिला था मांदा, जो मांदा प्रमुख स्थल जो मिला था वो आपके कश्मीर में मिला था। इसके अलावा भी दोस्तों, और याद रखना दोस्तों, इसके अलावा भी प्यारे मित्रों आप याद रखना दोस्तों, मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं क्या करता दोस्तों, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिएगा उत्तर प्रदेश, तो यहां पर लिख दिया क्या मैंने? उत्तर प्रदेश नहीं लिखा। उत्तर प्रदेश में भी आप याद रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थल मिला था, उसका नाम है आलमगीरपुर। कौन सा स्थल मिला था प्यारे मित्रों? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर याद रखना दोस्तों। इसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा कि एक स्थल और है ना प्यारे मित्रों, कौन सा स्थल है वो बताओ, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट करो फटाफट। महाराष्ट्र के अंदर एक स्थल मिला था, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में मिला था दाइमाबाद, ठीक है। दाइमाबाद जो स्थल है वो आपके महाराष्ट्र में मिला था। तो ये सब आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, याद होना चाहिए प्यारे मित्रों। आ रही समझ बच्चे सारे दोस्तों, आ रही बात समझ में सभी के, आर्य सभी के, ठीक है। तो दोस्तों ये स्थल जो है आपको याद, मैंने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके गुजरात में है। अब लोथल का ठेको तोड़ा रखेंगे, धोलावीरा भी पूछ सके, सुतकोटड़ा भी पूछ सके, तो ये आपको याद रहना अच्छे से। यहां पर सुतकोटड़ा पूछे तो आपको गुजरात करना है, सुत का गेंडोर पूछे तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर करना है आपको। ये बात आगे समझ में, चलो ठीक है। चलो हम पहला क्वेश्चन आएगा तो हम अच्छे से कवर कर लेंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, हड़प्पा सभ्यता में यहां पर क्या पूछा है कि गलियों वे सड़कों को किस पद्धति में बनाया गया है? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें गलियां और सड़कों को जो है वो किस पद्धति में बनाया गया है? तो ये आपके बनाया गया है ग्रिड पद्धति में। किसमें? ग्रिड पद्धति, ध्यान रखना आप सभी, ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति दोस्तों? ग्रिड पद्धति। हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें ना दोस्तों, अरे दोस्तों सड़कें जो है ना दोस्तों, ये समकोण प्रकार थी। किस प्रकार थी दोस्तों? ध्यान आप सभी, हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें है ना दोस्तों, समकोण प्रकार थी। समकोण पर आप सभी याद रखेंगे। चलो इस प्रकार से हमारे समझ में आगे है। अब आगे चलो यार, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, आगे देखो दोस्तों से, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु पूछिए। क्या पूछ रहे दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु पूछिए, तो करना आंसर अच्छे से। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी क्या है? तो अभी इसका काम करते हैं साले पकड़ के तमाम, देखेगा प्यारे मित्रों, इसको ले चलते हैं ऊपर। देखो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु तो वो थी आपके हड़प्पाई मूर। कौन सी दोस्तों? हड़प्पाई मूर जो है, हड़प्पाई मूर, ये हड़प्पाई मूर जो है आपको याद रखना दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। और ये विशिष्ट पुरावस्तु जो है किस पत्थर से बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है दोस्तों सेलखड़ी नामक पत्थर से। किससे बनाई जाती है? सेलखड़ी नामक पत्थर से जो है हड़प्पाई मूर बनाई जाती है। दोस्तों ध्यान आप सभी, ये विशिष्ट पुरावस्तु है हड़प्पाई मूर और ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती है। और ये सेलखड़ी नामक पत्थर आपको देखने को मिलता है आपके दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में ये जो पत्थर है ना दोस्तों, सेलखड़ी नामक पत्थर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात समझ में और आगे चलो। देखो मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहां से मिले हैं? पूछ रहे हैं दोस्तों, पूछ रहे हैं आप सभी को, पूछे कि मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहां से मिले हैं। अभी करो इसको अच्छे से। तो इसका राइट आंसर आप क्या कर देंगे? मिट्टी से बने हल के जो प्रतिरूप है वो आपके मिले हैं बनावली से। कहां से मिले हैं? बनावली से। और ये बनावली आपके कहां है? तो बनावली आपके हरियाणा में है प्यारे मित्रों, याद रखेंगे बनावली कहां है? हरियाणा में है। आपको और क्या क्या याद रहे दोस्तों? ठीक है नहीं आ रही ना बात समझ में? अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो एग्जाम में फूफाड़ी बोलेगी फूफाड़ी। हाँ ना, आप अच्छे से पढ़ लो दोस्तों, बातों में कुछ नहीं, बातों में लाते मिलती है, इसलिए अच्छे से पढ़े कर लो। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहां से मिले हैं? तो बनावली हरियाणा से मिले हैं। क्या याद हो रही है सभी ने अच्छे से? चलो ठीक हो रही है। आगे देखो,
आपको प्रश्न और पूछा जाएगा कि आप तो ऐसे बताओ हमें, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? ये बताओ, कमेंट करो फटाफट जल्दी से। आपको और पूछा जाएगा, बताओ जल्दी से, मिट्टी के बने हो गए, आप बताओ जल्दी से, जलाशय के प्रमाण कहां से मिले? बताओ जलाशय के प्रमाण, जलाशय के प्रमाण जो है ना, जलाशय के प्रमाण ये हमें कहां से मिलते हैं? इसका आंसर बताओ आप सभी। उसी प्रकार से आप बताओ, मिट्टी के बने हो गए दोस्तों, जलाशय के प्रमाण और जूते हुए खेत के साक्ष्य, और आपको पता होगा नहरों के साक्ष्य, नहरों के साक्ष्य, नहरों के साक्ष्य ये हमें कहां से मिलते हैं? नहरों के साक्ष्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। नहरों के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, जलाशय के प्रमाण, नहरों के साक्ष्य। चलो ये हो गया। तो इसमें आप क्या करोगे? आप इसमें क्या करोगे दोस्तों? जूते हुए खेत के साक्ष्य तो आपको पता होगा दोस्तों, कालीबंगा से मिले, कालीबंगा से, ठीक है। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले, ये सभी ने आपने कर दिया होगा। उसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा जलाशय के प्रमाण, तो ये आपके मिले दोस्तों गुजरात के अंदर एक स्थल है दोस्तों, धोलावीरा, धोलावीरा से हमें मिले दोस्तों, ध्यान रखना आप सभी, जलाशय के प्रमाण। देखो दोस्तों, नहरों के साक्ष्य की बात करें तो नहरों के साक्ष्य मिले आपके अफगानिस्तान के अंदर एक स्थल है सोरतुगोई। कौन सा स्थल है प्यारे मित्रों? सोरतुगोई है अफगानिस्तान के अंदर, यहां से हमें नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये प्रश्न आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अब देखो प्यारे मित्रों, आपको क्या याद रखना है? कालीबंगा। अब कालीबंगा की यदि मैं बात करता हूं, कालीबंगा, तो कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो 1952 में दोस्तों किसने की थी? अमलानंद घोष ने की। किसने की दोस्तों? अमलानंद घोष ने की थी कालीबंगा सभ्यता की खोज, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं, और कालीबंगा से ध्यान रखना आप सभी दोस्तों, 1960 से 1969 में जो है इसका उत्खनन कार्य होता है दोस्तों। उत्खनन कार्य कालीबंगा सभ्यता का जो है उत्खनन कार्य वो 1960 से 1969 में होता है। किसने किया था? तो ये किया था बी लाल। किसने किया दोस्तों? बी लाल। और किसने किया? बी के थापड़। अरे दोस्तों कौन थप्पड़ मारी रहे हैं? बी के थापड़। इन दोनों ने, ध्यान रखना आप सभी, इन दोनों ने क्या किया? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया, तगारी पावड़ी लाया और खुदाई कार्य करने लगे दोस्तों। कौन? बीबी लाल, बी के थापड़। तभी के खुदाई कर रहे थे बीबी लाल, बीबी थापड़, दोनों तगड़े माथा उच्च डाल रहे, ऑर्डर डाल रहे थे। तो किसने सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता को, देखो कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी कि भाई जो तगारी डाल रहे दोस्तों, माथा पर डाल रहे थे, माथा पर नाक रहे दोस्तों, इस प्रकार से कि भाई तगारी डालते हुए किसने देखा? सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की जानकारी किसने दी? तो ये दी थी दोस्तों लुइस, देखिएगा, एलपी टेशिटोरी ने। किसने दी थी? एलपी टेशिटोरी ने जो है, एलपी टेशिटोरी, इन्होंने कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी थी। आपको पूछा जाएगा सर्वप्रथम भूकंप की जानकारी किससे मिलती है? तो भूकंप की जो जानकारी है ना, भूकंप की जानकारी, ये भूकंप की जानकारी हमें कालीबंगा सभ्यता से ही मिलती है। आपको याद है ना दोस्तों, शल्य चिकित्सा की जानकारी कहां से मिलती है? शल्य चिकित्सा की, तो शल्य चिकित्सा की जानकारी हमें कालीबंगा सभ्यता से ही मिलती है। शल्य चिकित्सा मतलब पता चल गया दोस्तों। देखो कालीबंगा सभ्यता का जो खुदाई कार्य चल रही है दोस्तों, खुदाई कार्य के दौरान क्या हुआ दोस्तों, यहां पर देखो जो मकान मिले थे, मकान वो कच्ची ईंटों के भी थे, पक्की ईंटों के भी थे। तो इससे पता चला कि कालीबंगा सभ्यता की जो बस्ती थी वो दीनहीन बस्ती थी, गरीबों की बस्ती थी, ठीक है। उसी प्रकार से मकानों के बीच में जो है दरारें चली हुई थी, दरारें चली हुई थी। तो पता चला कि भूकंप की जानकारी भी वास्तव कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। और क्या दोस्तों, मकानों के अंदर देखा तो यहाँ पर फुटबॉल का आकार को मुंडू मिले दोस्तों, माथो कि ओके यार के खोपड़ी है, तो खोपड़ी, और खोपड़ी का माने दोस्तों 6 खड्डे हो रखे थे, 6 गड्ढे हो रखे थे दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दोस्तों कि खोपड़ी में 6 खड्डे हो रखे, कैसी बात है दोस्तों। शल्य चिकित्सा की जानकारी के वास्तव में पुराने समय में ऑपरेशन भी होता, तो शल्य चिकित्सा की जानकारी हमें कहां से मिलती है? कालीबंगा से मिलती है। तो ये बातें आपके समझ में आगे की बिल्कुल आगे होगी दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों घग्गर नदी, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ये प्रश्न भी आपको याद रखना, कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम है सरस्वती नदी, याद रखे। चलो ये बात वहां के समझ में आ गई यार, थे तो आगे चलो यार, बात घन घन ला गया यार। चलो आगे देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चहुंदड़ो क्यों प्रसिद्ध है? बताओ दोस्तों, देखिएगा चहुंदड़ो है ना, चहुंदड़ो ये क्यों प्रसिद्ध है? तो देखो बताओ, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे जल्दी से। चहुंदड़ो जो है, चहुंदड़ो ये क्यों प्रसिद्ध है? फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, चहुंदड़ो क्यों प्रसिद्ध है? शिल्प कला का जो महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो आपके चहुंदड़ो है, ठीक है। तो आप लिखेंगे दोस्तों शिल्प कला के लिए जो है वो चहुंदड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। चहुंदड़ो याद रखेंगे दोस्तों, चहुंदड़ो कहां पड़ता है? चहुंदड़ो स्थल ये पाकिस्तान के अंदर है, और ये शिल्प उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप सभी, ठीक है। चलो उसी प्रकार से देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन जो पूछा वो ये पूछा है, क्या पूछा है प्यारे मित्रों? प्रश्न पूछा है आपको कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता? क्या कहा जाता दोस्तों? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता? चलो बताओ, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। किसे कहते हैं दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम। प्यारे मित्रों, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आप सभी याद रखेंगे, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम 1875 के अंदर बने थे, ध्यान आप सभी अच्छे से, 1875, ठीक है। उसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा दोस्तों, बताओ दोस्तों, R.E.M. वेलर, ठीक है।
बाद में कौन बनते हैं? REM वेलर साहब जी बनते हैं, वेलर। ये भी भारतीय पुरातत्व के जनक बने थे फिर बाद में, ठीक है। उसी प्रकार ये 1944 में बने थे। और कौन बने थे फिर? REM वेलर साहब बनिया, जॉन मार्शल भी बने, जॉन मार्शल को भी कहते हैं भारतीय पुरातत्व के जनक फिर बाद में। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व जनक सबसे पहले जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब बने थे। अब देखो प्यारे मित्रों, यही से एक बात होती है, क्या आती है दोस्तों? बात आती है कि हड़प्पा जो सभ्यता है ना प्यारे मित्रों, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दोस्तों 1921 में। किसने की थी दोस्तों? ध्यान रखना आप सभी, दयाराम साहनी ने। किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अब मैं पूछूं कि जो हड़प्पा है दोस्तों, ये आपके सामने हड़प्पा है, हड़प्पा। इस हड़प्पा को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? हड़प्पा ऐसे लिख सकता हूं क्या? आप कहेंगे नहीं लिख सकते, लेकिन समझने के लिए लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। है रेपा, रे से आपको ध्यान रखना, रावी नदी के किनारे कौन सा, ध्यान दोस्तों, रावी नदी के किनारे दोस्तों कौन सी सभ्यता स्थित है? हड़प्पा सभ्यता। मैं पूछूं कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप कहेंगे रावी नदी के किनारे स्थित है। मैं अगर आपको पूछूं, अरे दोस्तों, देखो मोहनजोदड़ो की बात करो प्यारे मित्रों, किसके? मोहनजोदड़ो की। आपको पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब प्यारे मित्रों, आपको आंसर ऐसे भी तो लिखा मिल सकता है कि हड़प्पा सभ्यता, अरे यार क्या मिटा दियो कि, देखो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नहीं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। और प्रमुख जो रावी, झेलम, चिनाब, व्यास, ये सब नदियां सिंधु के ही सहायक नदियां हैं। सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी, और सिंधु नदी की ही प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी। अब देखो प्यारे मित्रों, आपको पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? तो आपको पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है दोस्तों? मृतकों का टीला। अरे प्यारे मित्रों याद रखो अच्छे से, मैं कह रहा हूं छक्का लगाएंगे, छक्का चौका छक्का लगेगा एग्जाम में, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले काली चूड़िया, काली काली चूड़िया, काली काली चूड़िया, काले रंग की चूड़िया कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है। और कालीबंगा जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। प्यारे मित्रों, आपको पूछा जाएगा कि धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। सफेद कुआं जो है वो धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है। चलो बात आगे समझ में। प्यारे मित्रों, आपको और भी याद रखना दोस्तों कि जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो, इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज मैंने बता दी, वैसे 1922 में हुई थी। किसने? राखालदास बनर्जी। किसने की थी दोस्तों? राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। ये प्रश्न आपको याद रखना है। चलो यार, चलो गजब समझा रही हो, हमारे सबने समझ में आ रही है समझ में। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो दोस्तों, क्या पूछो? आगे देखो, आगे पूछो कि मोहनजोदड़ो में मिले विशाल भवन को किसकी संज्ञा दी गई है? मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला था, भवन दोस्तों, भवन। ओहो, प्रसाद की संज्ञा दी। किसे दी दोस्तों? ध्यान रखना आप सभी दोस्तों, मोहनजोदड़ो में मिले विशाल भवन को किसकी संज्ञा दी गई है? प्रसाद वो मत समझ लेना, वो अपना मंदिरों के अंदर बांटते हैं, वो कहेगा हाँ ठीक है प्रसाद बाबू जी की प्रसाद, वो प्रसाद को नहीं, देखो भवन को नाम दोस्तों, प्रसाद की संज्ञा दी, ठीक है। वो मत समझ लेना आप सभी। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताओ। तो देखो हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम था वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ठीक है। 1900 BC आपको याद रखना, BC मतलब ईसा पूर्व, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। इस प्रश्न में तो कोई दोहरा है नहीं, ये तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हड़प्पा सभ्यता की खोज वैसे हो गई, आपको पता होगा किसने की थी? दयाराम साहनी। प्यारे मित्रों याद रखना आप सभी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। हमें यह भी पता है हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। हमें यह भी पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई तो मोहनजोदड़ो की खोज भी हो गई। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो मैंने आपको बता दिया, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। आपको अच्छे से मैंने बता दिया, राखालदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? 1922 में की थी। ध्यान रखना, सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो, ठीक है। बात समझ में आ गई? आते तो आगे चलो। आगे देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन के पूछे। अरे दोस्तों प्रश्न पूछे के पूछे, देखो इधर देखो दोस्तों, अटे देखो कटा देख रहे हैं दोस्तों। अरे तारा नजर कर लेता दोस्तों, तारा फोन सामने बैठी हुई है, तू कट पड़ी हो दोस्तों। अरे नींद मत ले यार, आंखों में नींद बहुत है दोस्तों, आंखों में नींद बहुत है पर सोने का नाम नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, क्योंकि यही समय है सब कुछ करने का, बस इसे खोना नहीं है। यही समय है अपने सामने दोस्तों अच्छे नंबर लाने का, बस इसे खोना नहीं है। तारे पुपड़ी बोली फिर खो दियो तो। बाट किस पत्थर से बनाए जाते हैं? तो बाट आपके दोस्तों ध्यान रखना आप सभी, चरट नामक पत्थर है, चरट नामक पत्थर, चरट नामक पत्थर आपको करना है। क्या करना दोस्तों? चरट नामक पत्थर से। हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके पूछा है। क्या पूछे दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके। तो बिल्कुल आप सभी इसमें लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके में, जैसे प्यारे मित्रों, अरे यार इधर देखो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके में आप लिखेंगे कृषि है, आप लिखेंगे दोस्तों पशुपालन है, पशुपालन। इसके अलावा आप लिखेंगे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन भी करते थे, कृषि पशुपालन, व्यापार भी किया करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग।
हड़प्पा सभ्यता के लोग शिकार भी किया करते थे। अब इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइनें जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे, खेती भी करते थे, और खेती का मायने गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा, चावल इत्यादि उगाते, खाते और मौज करते। ये आप लिख सकते हैं इसमें कृषि के अंदर। उसी प्रकार से पशुपालन, हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुओं को पालते थे, पशुपालन भी करते थे। पशुओं के साथ पशुओं में जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस इनको पाला करते थे, भेड़, बकरी, गाय, ठीक है। उसी प्रकार से पशुओं का व्यापार भी किया करते थे, ठीक है। आप शिकार भी देखने को मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता। वहां पर कुछ हड्डियां भी हमें प्राप्त हुई, तो इससे पता चलता है कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है जानवरों ने खाता दोस्तों, ठीक है। ये तरीका आप लिख सकते हैं, शिकार भी किया करते थे, मांस, ठीक है। इस प्रकार से जो भी है आप लिख सकते हैं आगे, ठीक है। कुछ मिलाकर आपको लिखना है, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल, अरे दोस्तों क्या पूछे, अरे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल पूछा, क्या पूछा है? हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी स्थल का नाम पूछा, क्या पूछा है? हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी स्थल का नाम। और सबसे पहले खोजे गए स्थल कौन सा है? अभी इस प्रश्न को देख लेते हैं, क्या देख लेते दोस्तों? इस प्रश्न को देख लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से मैंने इसको मिटा दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी। अरे यार इसको क्या मिटा रहे हैं? इसको नहीं मिटा, इसको नहीं मिटाते दोस्तों, इसको तो नहीं मिटाते प्यारे मित्रों, इसको तो ऊपर ले जाते हैं। देखो ये ले गया मैं ऊपर। अब देखो हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी स्थल पूछा है प्यारे मित्रों, देखो ये है आपके सामने इस प्रकार से। मैं पूछूं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो किस आकार में था? हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है ना, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार वो आपके किस आकार में था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है आपके वो था त्रिकोणीय आकार में। किस प्रकार से था? त्रिकोणीय आकार में था, त्रिकोणीय आकार में। ये आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिकोणीय आकार में था। कैसे? अब क्या पूछा है प्रश्न, तो जवाब तो दो यार, पढ़ के दोस्तों जवाब दो यार अच्छे से। हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी स्थल का नाम पूछा, उत्तरी स्थल। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता के जो उत्तरी स्थल है वो यहां पर मिला, यहां पर। यहां क्या है? कश्मीर है, कश्मीर, ठीक है। कश्मीर है दोस्तों, कश्मीर है। यहां पर नदी है चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब है, चिमनी चिमनी चिमनी, ठीक है। उसी प्रकार से नदी यहाँ पर चिनाब है। तो यहाँ पर कौन सा स्थल मिला है? तो वो स्थल मिला है मांदा। प्यारे मित्रों कौन सा स्थल है? प्रश्न यही है, इसका उत्तर में ये लिखना है उत्तर कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी स्थल का नाम क्या? तो वो मांदा है। कहां मिला? कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब। हाँ, चिमना दीवाना, चिमना का ही दीवानी रेशियो में। तो आगे देखो अगला क्वेश्चन। उसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी स्थल का नाम ये हो गया भाई, मांदा हमने कर दिया। तो हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल बताओ, दक्षिणतम स्थल। तो दक्षिणतम स्थल यहां मिला था दोस्तों, ध्यान आप सभी अच्छे से है, यहां पर कर देना आप, यहां पर कौन सा स्थल है भाई? कौन सा स्थल है प्यारे मित्रों? वो है आपके यहां पर, मैं यहां पर बता रहा हूं आप सभी को, दाइमाबाद। क्या दोस्तों? दाइमाबाद, दाइमाबाद। कहां पर मिला था ये? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के किनारे मिला ये? गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी? गोदावरी, गोदावरी रे गोदावरी। याद रहा आप सभी दोस्तों, गोदावरी नदी के किनारे मिला था दाइमाबाद, महाराष्ट्र के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। मैं पूछू आपको कि पूछे बार बार पूछू करे है, आगे देखेगा आपको याद है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमतम स्थल कौन सा? पश्चिमतम। तो देखो पश्चिमी स्थल जो है वो आपका यहां पर मिला, यहां पर क्या है दोस्तों? सुतका गेंडोर, ठीक है। देखो याद रखना आप सभी अच्छे से, भूलना मत दोस्तों। यहां पर जो स्थल मिला था वो मिला था आपके कौन सा? सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। ये स्थल जो है आपके कहां मिला था? ये आपके मिला था बलूचिस्तान। कहां मिला प्यारे मित्रों? बलूचिस्तान। और ये बलूचिस्तान आपके पता है पाकिस्तान के अंदर ही है। कहां है प्यारे मित्रों? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में मिला था दोस्तों ये आपका सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल। किस नदी के किनारे मिला? तो ये भी याद रखो, दास्क नदी। कौन सी नदी थी? दास्क नदी के किनारे मिला था। अब आएगा मजा, अरे बिडू अब आएगा मजा। अरे विनोद अच्छे से देख लो, नहीं तो पुपड़ी बोली था एग्जाम में। देखो ये प्रमुख याद हो गया अच्छे से। चलो देख रहे विनोद, आगे देखो इसमें ये हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। इधर देखो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल का नाम बताओ। पूर्वी स्थल, तो पूर्वी स्थल जो मिला था वो आपके मिला था दोस्तों, कौन सा मिला रही यार अखोदन? देखो आलमगीरपुर। अरे देखो ये क्या हो गया? आलमगीरपुर। क्या करना दोस्तों आप सभी को? आलमगीरपुर। अभी लिखा है भाई आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर आपके कहां मिला? उत्तर प्रदेश में। कहां दोस्तों? उत्तर प्रदेश में जो है हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है ये, पूर्वी आलमगीर उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी के किनारे मिला था? हिंडन नदी। याद रखना आप सभी, हिंडन नदी के किनारे मिला था। बताओ याद हुई नहीं हुई दोस्तों? अच्छे से हो गया, ठीक है। बात आगे समझ में मारे, थारे आ रही ना समझ में? अच्छे से आ रही समझ में। देखो अब मैंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिकोणीय आकार में था। मैंने बोला था, बिल्कुल बोला था। अब देखो दोस्तों, अब देखो त्रिकोणीय आकार में कैसे? ये देखो, ये गाड़ी चल रही, देखो इस प्रकार से। और ये देखो ये इस प्रकार से। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों त्रिभुज बन रही हो कि नहीं बन रही हो? बताओ मुझे, बन रही हो नहीं बन रही हो? अट्टा त्रिभुज, तीन कोण हो गया नहीं? बन रही हो त्रिभुज, ठीक है। तो बताओ त्रिकोणीय आकार हुई हो कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई हो। अब नीचे देखो दोस्तों, नीचे वो देखो, वो इधर देखो, इधर ये देखो, त्रिकोणीय आकार है कि नहीं? बिल्कुल हुआ, त्रिकोणीय आकार तो नजर आ रही है यार। हाँ त्रिकोणीय आकार में होगी, ठीक है। अब पूछिए दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है?
ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 1400 1600 देखने को मिलती है। अब इसमें मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैंने देखो रिवाइज नहीं किया, इसलिए आप मुझे बताना। देखो वैसे मुझे याद है दोस्तों 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर और 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर। मैंने क्या थोड़ा रिवीजन नहीं किया मैंने, ठीक है, फटाफट में आ गया। 1400 1600 दे रखा है, तो बताओ मुझे आप सभी, मेरे हिसाब से मुझे मानना जहां तक है, मेरे हिसाब से देखिएगा 1600 किलोमीटर तो ये होनी चाहिए, ये पूर्व से पश्चिम की, और उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए 1400 किलोमीटर। एक बार इसको आप, मेरा डाउट है, इसको आप चेक कर लेना। मेरे हिसाब से तो ये होगा पश्चिम से लगा के पूर्व तक इतना 1600 किलोमीटर और उत्तर से 1400 किलोमीटर दक्षिण तक, ठीक है। ये बात आगे समझ में, इसमें आप थोड़ा देख लेना, एक बार चेक लेना, ठीक है, अरे बात समझे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले खोजा गया, अब इसको मैं मिटा दूं, समझा दिया ना आपको, ठीक है यार, बात तो गजब समझा यार, तो गजब। अब इसको मिटा दो दोस्तों, अच्छे से मिटा देता हूं, ठीक है, मिटा दिया मैंने, ओ मिटा दी, ओ गाड़ी चलेगी, ओ चलेगी। अब सबसे पहले खोजा गया, क्या पूछा है कि सबसे पहले खोजे गए स्थल कौन सा है, तो आपको ध्यान, नोट लगा के आप अच्छे से नोट में लगाएंगे कि सबसे पहले खोजे गए स्थल, सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर खोजे गए स्थल पूछे तो आपको क्या करना है, हड़प्पा करना है। सबसे पहले खोजे गए स्थल हड़प्पा है, और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 में हुई। यह आप सभी को याद रखना है। किसने की, दयाराम साहनी ने की, और किस नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा सभ्यता, यह आप सभी को पता है, रावी नदी के किनारे स्थित है। यह सब प्रश्न आपको याद रखना है। प्रश्न ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई वो किसके नेतृत्व में हुई थी, तो याद रखना दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है, वैसे मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी, ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है, जॉन मार्शल। तो यहां पर आएगा जॉन मार्शल। पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किसके नेतृत्व में हुई थी, तो वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। अब देखो मैंने पूछा कि सबसे पहले खोजे गए स्थल कौन सा है, तो वो हड़प्पा है। अगर एग्जाम में प्रश्न आपको पूछा जाए कि सबसे पहले, देखिएगा सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है, सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है, सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल, तो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल की बात करें तो वो है आपके सामने, यहां पर आपको करना है मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो ये सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की, और सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो है। सबसे पहले खोजे गए स्थल की बात करें तो हड़प्पा करना है, और सबसे अधिक प्रसिद्ध पुरास्थल की बात करें तो वो मोहनजोदड़ो है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो 1922 में किसने की, राखालदास बनर्जी ने। यह प्रश्न मैं बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूं ताकि याद हो जाए। राखालदास बनर्जी ने, ध्यान रखना आप सभी, मोहनजोदड़ो की खोज की किसके नेतृत्व में की थी, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। यह प्रश्न आप अच्छे से याद करें। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, आगे पूछा कि निम्न पर टिप्पणी लिखिएगा। अब देखिएगा प्रमुख, आपको इस पर टिप्पणी लिखना है, प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां पर हड़प्पा लिपि दे रखा है, हड़प्पाई बाट दे रखा है, विशाल स्नानागार दे रखा है, और जल निकास प्रणाली दे रखा है। इनके बारे में आप जो भी जानते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। वैसे एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो हड़प्पा लिपि, अगर डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको जरूरी नहीं कि प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि निम्न पर टिप्पणी लिखो। प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा लिपि पर टिप्पणी लिखो, डायरेक्ट भी, या फिर हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, हड़प्पाई बाट के बारे में आप क्या जानते हैं, अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखो अरे दोस्तों देखो ध्यान आप सभी अच्छे से, सबसे पहले मैं उठाता हूं आपके सामने कौन सी, हड़प्पाई लिपि। कौन सी लिपि, हड़प्पाई लिपि। आपको याद रखना हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि की बात करें, इसमें देखो प्रश्न आपको क्या याद रखना दोस्तों, आपको प्रश्न याद रखना ये लिपि, ये जो लिपि है हड़प्पाई लिपि, ये देखो हड़प्पाई लिपि जो है आपको पता होगा दोस्तों, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ध्यान रखना आप सभी दोस्तों, दाएं से बाएं लिखी जाती है हड़प्पाई लिपि। पहली बात ये हो गई हड़प्पा लिपि दोस्तों। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, चिन्हों की संख्या कितनी होती है, तो इस लिपि में चिन्हों की संख्या होती है, चिन्हों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 375 से 400 के बीच होती है, 375 से 400 के बीच इसमें चिन्हों की संख्या होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 375 से 400 के बीच जो है हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या होती है। हड़प्पा लिपि की बात करें तो हड़प्पा लिपि को रहस्यमय लिपि भी कहते हैं, रहस्यमय लिपि। हड़प्पा लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहते हैं, इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, इसलिए हड़प्पा लिपि को रहस्यमय लिपि कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से फेवरेट क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। ठीक है, यह प्रश्न आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हड़प्पा लिपि में ये होगी, ठीक है, हड़प्पा लिपि जो है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच, इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है। चलो ये बात आपको लिखनी है। उसी प्रकार से आपको पूछा है हड़प्पाई बाट, तो हड़प्पाई बाट में देखो एक प्रश्न बनता है वो, वैसे इसके बारे में और हम बात कर लेंगे। वैसे अभी तो आपके सामने देखो ये तो चैप्टर वाइज चल रहे हैं, अभी तो आपके सामने वो आएगी नहीं क्लास, आपने पता नहीं दोस्तों, बुलेट 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 बुलेट, ठीक है, टी 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 करते करते दोस्तों अभी देखो हड़प्पाई बाट जो है आपको ध्यान रखना नामक पत्र से बनाया जाता है, इसके बारे में और आगे देखेंगे। विशाल स्नानागार, हड़प्पा सभ्यता देखो मोहनजोदड़ो में
जो है दोस्तों विशाल स्नानागार के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? विशाल स्नानागार के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। याद रखना दोस्तों, विशाल स्नानागार के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता जो है वो है आपके जल निकास प्रणाली। ये हड़प्पा सभ्यता की क्या है? सबसे अनूठी विशेषता है। ठीक है, अब जल निकास प्रणाली में आपको पता होगा, हड़प्पा सभ्यता में जैसे मैं बात करता हूं तो हड़प्पा सभ्यता की दो बस्ती, पर्सन देखो ये तो आपको याद रखना है अच्छे से। पर्सन आपको इसी में जैसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की बस्ती के बारे में आप लिखेगा, तो हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती थी वो दो भागों में बटी हुई थी, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग और निचला शहर, दुर्ग जो है वो ऊंचाई पर बने हुए थे। ठीक है, दुर्ग ऊंचे पर बने हुए थे। दुर्ग ऊंचे इसलिए थे क्योंकि वहां पर बनी जो है इमारतें जो है वो लकड़ी की बनी हुई थी, इसलिए। अब दुर्ग की बात करें, दुर्ग में मालगोदाम, विशाल स्नानागार थे। उसी प्रकार दुर्ग, हड़प्पा सभ्यता की बस्ती दुर्ग और निचला शहर, निचले शहर में आवासीय भवन होते थे। अभी विस्तार से इसमें बात करेंगे आगे। ठीक है, ब्लूट क्लास में और देख लेंगे, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य कला के बारे में लिखिएगा। गृह स्थापत्य कला के बारे में पूछा आपको, तो उत्तर में आप लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के निचले शहर में जो है आवासीय भवन है। यहाँ के आवास में एक आंगन, उसके चारों ओर कमरे बने थे। आंगन जो है वो खाना बनाने और कटाई करने के काम आता था। ये आप आवासीय भवन में लिख सकते हैं। नोट में मैंने लिख रखा है कुआं। देखो प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में कुओं की संख्या कितनी थी, तो हड़प्पा सभ्यता में 700 कुएं थे। कितने थे दोस्तों? 700 कुएं थे, याद रखना। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, मनकों का निर्माण कैसे किया जाता था? तो देखो मनका जो है दोस्तों, मनके, इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के पत्थर, जैसे कार्नेलियन का पत्थर है, ठीक है, प्रमुख जेस्पर है, स्पेटिक है, क्वार्टज, सेलगढ़ी नामक पत्थर है। उसी प्रकार मनका का निर्माण, मनके जो है ना दोस्तों, मनके ये गोलाकार भी हो सकते हैं, ये बेलनाकार भी हो सकते हैं, ये खंडित आकार भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। चलो, ये मनकों का निर्माण जो है आप लिखेंगे कि मनकों का निर्माण विभिन्न पदार्थों के, विभिन्न पत्थरों के आपस में मिलाने, जैसे मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों से किया जाता था, जिसमें कार्नेलियन है, जेस्पर है, स्पेटिक है, क्वार्टज है, सेलकड़ी है, इनका निर्माण किया जाता था। ठीक है, और मनके का निर्माण जो है, मनके जो है इनका आकार कैसे भी हो सकता है, जैसे बेलनाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, खंडित आकार भी हो सकता है, इस तरीके से। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या है? आगे जो प्रश्न है आपके सामने वो ये है प्यारे मित्रों, आगे प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्यारे मित्रों क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन का वर्णन कीजिए। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में आप नगर नियोजन का वर्णन आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट कि सड़कें जो है वो किस प्रकार की है? समकोण प्रकार की हैं। ठीक है, नगर योजना एक जटिल पद्धति पर आधारित थी। नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। ठीक है, यानी सड़कें जो है वो ग्रिड पद्धति में, आपको पता होगा मैंने बताया था ग्रिड पद्धति बनी हुई थी। भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। तो ये नगर नियोजन में आप इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट इसमें लिख सकते हैं और इनको एक्सप्लेन अच्छे से आप कर सकते हैं। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन। आगे ये हो गए, पूरे कंप्लीट हो गए। ये हमारा क्या हो गया? पहला चैप्टर जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं दूसरा चैप्टर। तो पहले चैप्टर के अंदर मैंने जितने भी प्रकार के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे, मोस्ट इंपोर्टेंट, वो अच्छे से आपको करवा दिए। ठीक है, अच्छे से इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, अभी भी देखिएगा प्यारे मित्रों, आपको अभी भी समय है। 30 रुपए के अंदर एक सीरीज मिलेगी, 30 रुपए के अंदर वो सीरीज आपके पास होनी चाहिए। 30 रुपए के अंदर मेरे व्हाट्सअप नंबर तो वैसे यहाँ पर दे रखे होंगे, नहीं दे रखे तो 8955661301 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। 8955661301 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। सीरीज आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी पीडीएफ के रूप में। उस सीरीज को आपको अच्छे से पढ़ना है प्यारे मित्रों। ठीक है, और बाकी मेरी सभी क्लासों को अटेंड करते रहना दोस्तों, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो। ठीक है, बाकी नोट्स मत खरीदिएगा, नोट्स की प्राइस 50 रुपए, लेकिन अब समय नहीं है आपके पास, सीरीज आपके पास होनी चाहिए। सीरीज में क्या मिलेगा? सीरीज में आपको चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर के अंदर पेपर भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना दोस्तों। सीरीज तो सभी के पास होनी चाहिए, नोट्स नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सीरीज होनी चाहिए। अब हम सेकंड चैप्टर देख लेते हैं फटाफट। और इससे पहला चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जो कि हम ब्लूप्रिंट के अनुसार देख चुके हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों प्रमुख क्लासेज। ठीक है, तो आज हमारी दूसरी क्लास है इतिहास की और हम ब्लूप्रिंट के अनुसार ही देख रहे हैं। ब्लूप्रिंट में जो दे रखा है उसी आधार पर मैंने प्रश्न आपके बनाए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि दोस्तों एग्जाम देने चले जाते हैं, लेकिन हम ब्लूप्रिंट को ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, जिस चैप्टर से बड़ा प्रश्न बनता है उस चैप्टर को तो हम याद नहीं करते, छोटे छोटे क्वेश्चन याद करके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ब्लूप्रिंट को देखो पहले। ठीक है, वैसे आपको देखने की जरूरत नहीं है, मेरे से पढ़ लीजिएगा, ये मैं ब्लूप्रिंट के अनुसार ही करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपके दोस्तों कक्षा 12 इतिहास बोर्ड परीक्षा 2024, ब्लूप्रिंट देखेगा 2024, 6 नंबर पक्के। कहने का मतलब है 6 नंबर का ये आपका चैप्टर है, दूसरा चैप्टर आपके 6 नंबर पक्के हैं। देखेगा, इस वीडियो को पूरा देख लेना आप सभी। राजा, किसान और नगर ये चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर से एक प्रश्न पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरात्मक। ठीक है, एक प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक होगा जो कि 3 नंबर का होगा। 3 नंबर का होगा दोस्तों, कितना? 3 नंबर का दोस्तों। उसी प्रकार से इस चैप्टर से 2 रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ नहीं कह सकते, वो खालिस्तान, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा, वो खालिस्तान को भरना है, वो प्रश्न आएंगे आपके 2।
ठीक है, दो एक एक नंबर के होंगे, दो नंबर ये हो गए। और एक पूछा जाएगा अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होगा जो 1 नंबर का होगा। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर से कुल मिलाकर जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न आएंगे दोस्तों 4 प्रश्न। याद रखना इस चैप्टर से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 6 नंबर का चैप्टर है डायरेक्ट दोस्तों। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपके सामने देखिएगा पहला क्वेश्चन दे रखा है, 2 रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं, तो हम रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख मैंने आपके सामने 10 लिए हैं क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाले ही हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो ब्लूप्रिंट के अनुसार मैंने तैयार किए दोस्तों, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब खाली स्थान में आपको यहां पर भरना होगा। देखिएगा सबसे पहला है कि जेम्स प्रिंसेप ने खालिस्तान में और खालिस्तान लिपि का अर्थ निकाला। तो जेम्स प्रिंसेप ने, आपको याद रखना है 1838 यहां पर करना है, 1838 ईस्वी में यहां पर ब्राह्मी, क्या करना है आपको यहां पर करना है ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी याद रख सकते हैं दोस्तों, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का जो है वो अर्थ निकाला था जेम्स प्रिंसेप ने। तो ठीक है 1838 ब्राह्मी और खरोष्टी यहां पर भर दिया, तो ये हमारा राइट हो गया। इसी प्रकार से आपका पेपर बनने वाला है दोस्तों। अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर खालिस्तान लिखा होता है, क्या लिखा होता है? तो ये लिखा होता है पियदसी, क्या लिखा होता है दोस्तों? पियदसी लिखा होता है, क्या लिखा होता है? पियदसी। तो यहां पर आप कर देंगे पियदसी। याद रखना अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर जो है पियदसी लिखा होता है। उसी प्रकार से देखिएगा तीसरा कि प्राचीनतम अभिलेख खालिस्तान भाषा में लिखे जाते थे। जो प्राचीनतम जो अभिलेख थे वो किस भाषा में लिखे जाते थे? तो प्राचीनतम जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। याद रखना आप सभी, प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। तो यहां पर हमने प्राकृत भाषा कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा चौथा क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में खालिस्तान सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, आपको याद रखना है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी रिक्त स्थान में? तो 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली जनपद जो था वो था मगध। याद रख सकते हैं दोस्तों, मगध जो है, मगध ये सबसे शक्तिशाली जनपद था। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, आरंभ में मगध की राजधानी खालिस्तान थी। पहले प्रारंभ में मगध की राजधानी क्या है? तो प्रारंभ में थी दोस्तों राजगृह, क्या थी? राजगृह। राजगृह जो है प्रारंभ में मगध की राजधानी थी। वर्तमान में मगध की राजधानी याद रखना है, वर्तमान में पाटलिपुत्र है मगध की राजधानी, क्या है? पाटलिपुत्र। पहले प्रारंभ में राजगृह थी दोस्तों, याद रखना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना खालिस्तान ने की। किसने की मौर्य साम्राज्य की स्थापना? तो यहां पर आप कर देंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की मौर्य साम्राज्य की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहां पर मैं कर दूंगा चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों आप थोड़ा ध्यान रखना यहां पर मैं, ठीक है? यहां पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, पर्यायक प्रशस्ति की रचना खालिस्तान ने की। किसने की पर्यायक प्रशस्ति की रचना? तो यहां पर आप करेंगे हरिसेन। किसने की थी पर्यायक प्रशस्ति की रचना? हरिसेन ने की थी। और यह हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, याद रखना भारत का नेपोलियन खालिस्तान को कहा जाता है। तो देखो यहां पर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं यहां पर कर देता हूं नेपोलियन। देखो यहां पर छोटे छोटे अक्षरों में लिख रहा हूं नेपोलियन, इसको थोड़ा अलग कलर दे देता हूं। ठीक है, तो याद रखना नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन ये कहते हैं समुद्रगुप्त को। इसको कहते हैं समुद्रगुप्त। यहां पर मैंने लिख दिया गुप्त वंश का शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ठीक है, कनिष्क खालिस्तान शासक था। तो कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का शासक था। याद रखेंगे कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। कनिष्क कौन था? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था दोस्तों। नेक्स्ट है आपके सामने 10वां क्वेश्चन कि जातक कथा है। ये जो जातक कथा है, जातक कथा ये खालिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है जातक कथा? तो जातक कथा याद रखना है पाली भाषा में लिखी जाती थी। किससे संबंधित है आप बताएंगे आप सभी इसका आंसर दोस्तों। ये जातक कथा जो है वो किससे संबंधित है, इस प्रश्न का आंसर आप सभी मुझे बताएंगे। यहाँ पर खालिस्तान में आपको क्या भरना है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा प्रमुख आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। हाँ ये पढ़ा मोबाइल, एक ये पढ़ा अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो वो 1 आएगा दोस्तों। याद रखना आप सभी अति लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न है वो 1 आएगा। लेकिन दोस्तों ये सब क्वेश्चन मोस्ट है, आपको इसको याद रखना अच्छे से। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभिलेख किसे कहते हैं? तो देखिएगा यहां पर जो हमने देखे थे अभी, जैसे मैं यहां पर पीछे निकालता हूं वापस, देखिएगा यहां पर जो हमने देखे हैं एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा, 2 रिक्त स्थान वाले प्रश्न मैंने अभी करवाए हैं, और एक दीर्घ उत्तरात्मक आएगा 3 नंबर का, और एक अति लघु उत्तरात्मक। ये जो अभी मैंने लिया है वो क्या है दोस्तों? अभी मैंने जो लिया आपके सामने, अभी जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिया वो है एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। देखिएगा पूछा है कि अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख। तो इसका आंसर आपको लिखना है उत्तर में। क्या लिखना है उत्तर में? देखिएगा अभिलेख। उत्तर लिखेंगे कि पत्थर धातु और मिट्टी के, पत्थर धातु और मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए
खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। याद रखना आप सभी, पत्थर, धातु और मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलेख। याद रखना है, अभिलेख कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, अभिलेख कहा जाता है। देखिए इसी तरीके से आपको उत्तर लिखना है। पत्थर, धातु और मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। और दोस्तों नोट में आप ये भी लिख सकते हो, देखिएगा क्या लिख सकते हैं कि अभिलेखों का अध्ययन करना। अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का जो अध्ययन है वो कहलाता है अभिलेख शास्त्र। प्रश्न ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है कि अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? तो अभिलेखों का अध्ययन करना अभिलेख शास्त्र कहलाता है। दोस्तों ये सब प्रश्न आपको याद रखना है। और देखो एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में, यानी भारत में सर्वप्रथम जो अभिलेख है वो किसने लिखवाए थे? तो भारत में सर्वप्रथम जो अभिलेख है वो अशोक ने लिखे थे ईरान के राजा से प्रेरित होकर। ठीक है, तो ये प्रमुख जो क्वेश्चन है, अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपके पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिएगा, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील, याद रखना है इसका जो पुनर्निर्माण है वो करवाया था रुद्रदमन ने। किसने करवाया था? रुद्रदमन ने। रुद्रदमन ने जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ये प्रश्न भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, शक शासक था रुद्रदमन, उसने करवाया था। नेक्स्ट देखो, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां पर आप इसका आंसर क्या करेंगे? मनुस्मृति, ना कि महाभारत दोस्तों, मनुस्मृति। ठीक है, एक फटाफट मैंने जो करवाई थी, मैं देखो जो हाफेली एग्जाम है, मैंने फटाफट पेपर जो आ रहे थे वो करवाए थे, उस समय मैंने महाभारत आपको गलती से बता दिया, तो ये वापस मैंने नीचे कमेंट भी किया। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है मनुस्मृति, याद रखना। और मनुस्मृति जो है वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक इसका प्रमुख जो है वो कार्य जो है कालक्रम है, याद रखना। मनुस्मृति की जो स्थापना है वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। इसके अलावा अग्रहार का क्या अर्थ है? छठा क्वेश्चन देखो, अग्रहार, अग्रहार का क्या अर्थ है? अग्रहार, तो इसकी परिभाषा देखो, उत्तर मैंने साथ में लिख दिया है। अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं, उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। मतलब अग्रहार किसे कहते हैं? भूमि को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान में दे दी जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। अग्रहार पूछा जाएगा दीर्घोत्तरात्मक में, लघुत्तरात्मक नहीं, दीर्घोत्तरात्मक में। लघुत्तरात्मक तो आएगा नहीं इस वजह से। ठीक है, महाजनपद से क्या अभिप्राय है? अभी जो हमने देखा महाजनपद, अब देखते हैं महाजनपद। देखिएगा महाजनपद, तो देखो आप लिख सकते हैं परिभाषा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक शक्तिशाली एवं स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, स्थापना हुई, जिसे महाजनपद कहा गया, जिसे महाजनपद कहा गया। तो ये आप जो इसका उत्तर लिख सकते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, उसे महाजनपद कहा गया है। और 16 महाजनपद हैं, और 16 महाजनपदों की हमें जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ है अघुतरणिका उसमें मिलती है। और ये भी आप याद रखना है कि 16 महाजनपदों में जो शक्तिशाली जनपद था वो मगध था, याद रखें, मगध बिहार के अंदर। ठीक है, मगध प्रारंभिक राजधानी थी इसकी राजगृह। ठीक है, पहले राजगृह थी, वर्तमान में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है। तो पहले क्या थे दोस्तों? महाजनपद नहीं थे, पहले छोटे छोटे जो है वो कबीले थे, कबीले। तो कबीले से जनपद बने और जनपदों के मिलाने से महाजनपद बने। ठीक है, तो ये आप जो है इसका याद रखना है, महाजनपद किसे कहते हैं, जनपद किसे कहते हैं, ऐसे आपको लिखना है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट देखो, प्रिंसेप कौन था? प्रिंसेप, तो ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। प्रिंसेप कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, जिन्होंने 1838 ईस्वी में ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि का अर्थ निकाला था। यही थे जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो ये प्रमुख आपको याद रखना दोस्तों। ये हमारे 8 क्वेश्चन हुए। अब देखते हैं प्रमुख अगला क्वेश्चन आपके सामने 9वां क्वेश्चन। अब ये जो प्रश्न अभी देखो, ये प्रश्न जो है वो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देखिएगा मैं इसको पीछे ले रहा हूँ। ये प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरात्मक। अभी हमने 2 रिक्त स्थान वाले देखे और अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न देखे। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरात्मक, जो कि एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का होगा। अब ये जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिया है वो देखिएगा, ये जो मैंने अभी आपके सामने जो क्वेश्चन लिया है, देखिएगा इसको कहाँ पीछे चलते हैं। हाँ, ये नहीं था, ये देखिएगा, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया ये आपके 3 नंबर के अंदर पूछा जाएगा। याद रखना 3 नंबर के अंदर पूछा जाएगा।
मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत लिखिएगा। तो देखो इसमें आप लिख सकते हैं, एक तो है आपका साहित्यिक स्रोत। कौन सा स्रोत? साहित्यिक स्रोत। एक तो है साहित्यिक स्रोत और दूसरा जो है वो है पुरातात्विक स्रोत। कौन सा स्रोत? पुरातात्विक स्रोत। यानी दो स्रोतों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले यहां पर आपके सामने है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों से हमें मौर्य वंश के बारे में कैसे जानकारी मिलती है? तो देखो बौद्ध और जैन साहित्य, बौद्ध और जैन साहित्य से हमें जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही कौटिल्य है, मेगस्थनीज है, विशाखादत्त है, इनकी पुस्तकों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, इस इंडिका से भी हमें जानकारी मिलती है। और विशाखादत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस से भी हमें जानकारी मिलती है साहित्यिक स्रोत के अंदर मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, उसी प्रकार पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, इनसे हमें जो है साहित्यिक स्रोत के अंदर मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसी प्रकार पुरातात्विक स्रोत देखेगा, पुरातात्विक स्रोत मतलब जो पुराने, ठीक है, पुराने समय में जो भी हमें अभिलेख मिले हैं, जो भी वहां पर मृदभांड मिले हैं, उससे मिलती हैं। देखिएगा इसमें लिखा है कि इस स्रोत में प्राचीन भवन, ठीक है, जो पहले पुराने समय में जो भवन थे, मकान थे, प्राचीन भवन, स्तूप है, इमारतें तथा गुफाएं से हमें जो है जानकारी मिलती है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मौर्य वंश के बारे में। और मृदभांड अभिलेख हो गए, मृदभांड बोलते हैं बर्तन को, किसको बोलते हैं? बर्तन को। तो बर्तन हो गए और अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। तो ये आप इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों इसी प्रकार से। ये है मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत। अगर आपको ऐसे पूछे तो आप जो है इस प्रकार से पेज में इस पर लाइन खींच के स्केल से, और आप जो है इसी प्रकार से लिखेंगे साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और इसी प्रकार से एक्सप्लेन आपको करना है। बिल्कुल पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर के अंदर ये प्रश्न पूछा जाएगा। और ये तो 2023 में भी पूछा है, बार बार रिपीट हो रहा है ये तो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट, अब की बार भी आ सकता है ये कि 6वीं शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए? 6वीं शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि इतिहासकारों का मानना है कि सिक्के जो है सिक्के वो मिलना इसलिए कम हो गए थे कि क्या पता आर्थिक संकट आ गया हो। ठीक है, प्रमुख जिससे आर्थिक संकट आ गया हो, या रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आ गई हो। ठीक है, दूरवर्ती व्यापार में कमी आई हो, जिससे उन राज्यों और समुदायों और क्षेत्रों की संबंधता पर क्या पड़ा हो? असर पड़ा हो। तो ये आपको इसका उत्तर लिखना है। 6वीं शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए? तो ये आप लिख सकते हैं कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद क्या पता दूरवर्ती व्यापार में कमी आ गई होगी। ठीक है, तो ये इसका उत्तर लिखना है। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने 2022 के अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है, आप चेक कर लेना एक बार, देखिएगा। मैंने जब तैयारी करवा रहा था मैंने कहा कि इस क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है आपके, तो ये है जैसा का जैसा आ गया। तो इसलिए आप जो इसको अच्छे से याद करना दोस्तों। ठीक है, आपके भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, दोबारा रिपीट हो सकता है। और सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो सब जानते हैं कुषाण शासक है, कुषाण शासकों ने जारी किए थे सोने के सिक्के। नेक्स्ट अगर देखिएगा 11वां क्वेश्चन, अभिलेख साक्ष्य की सीमा, मतलब सीमा का मतलब अभिलेख साक्ष्य की सीमा मतलब कमियां, यानी क्या क्या कमियां हैं दोस्तों, कमियां क्या क्या है, यानी अभिलेखों की प्रमुख कमियां लिखो, ये पूछा है आपको। अभिलेख साक्ष्य की सीमा लिखिए, मतलब कमियां पूछी आपको अभिलेख के बारे में। तो शब्द हल्के व उत्कीर्ण होते हैं। देखिएगा कोई भी हमें अभिलेख मिलता है तो वो जो है हल्का होता है, यानी शब्द जो पत्थर पर शब्द लिखे होते हैं वो बिल्कुल हल्के होते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमें पढ़ने में जो है वो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि शब्द हल्के उत्तीर्ण होते हैं, जिससे पढ़ने में जो है वो समस्या होती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा आप लिख सकते हैं कि अभिलेख जो है वो नष्ट हो जाए। कई बार तो क्या होता है, जैसे हमें जो भवन मिलता है, भवन के अंदर प्रमुख जैसे अभिलेख हमें मिलते हैं, लेकिन वो क्या है कि बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। अब पता ही नहीं चलता कि ये कितने साल पुराने हैं कितने नहीं है। ठीक है, तो कई बार तो अभिलेख जो है वो नष्ट हो जाते हैं, तो ये प्रमुख कमी है। अभिलेख के शब्द का वास्तविक अर्थ निकालना जो है बहुत कठिन हो जाता है। जब अभिलेख ही नष्ट हो जाते हैं तो फिर उसका वास्तविक अर्थ हम निकाल नहीं सकते कि ये कितना पुराना है। फिर हम जो है जो भी अभिलेख को पढ़ता है इतिहासकार, तो फिर वो अपने अनुमान से जो है वो किताबों के अंदर लिख देता है। तो ये प्रमुख क्या है, कमियां हैं अभिलेखों की। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या पता दोबारा ये प्रश्न पूछ ले वापस, अब की बार ये पूछ ले। ये अर्धवार्षिक परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, अर्धवार्षिक में, हाफ ईयरली एग्जाम में। तो ये अब की बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न ब्लूप्रिंट के अनुसार मैं आपको करवा रहा हूं, तो ये प्रश्न आप याद कर लेना, इसको भी याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, देखिएगा ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके सामने। इसके अलावा देखिएगा एक है गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो ये क्वेश्चन इसका मैं बता देता हूं। छोटे किसान और जमींदार के लिए, छोटे किसान और जमींदार के लिए, छोटे किसान और जमींदारों के लिए जो है वो गृहपति शब्द का प्रयोग होता था। और गृहपति जो है वो पाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है गृहपति? पाली भाषा का शब्द है। और एक प्रश्न जो मैंने आपको पूछा वो ये पूछा, देखिएगा कौन सा क्वेश्चन था अभी जो हमने आपको पूछा है क्वेश्चन, वो कौन सा है?
एक प्रश्न मैंने आपको शुरुआत में पूछा था दोस्तों, ये रहा, ये नहीं है, इसको पीछे लेना पड़ेगा। हाँ ये रहा भाई, देखो ये पूछा मैंने कि जातक कथा खालिस्तान से संबंधित है, यानी जातक कथा किससे संबंधित है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो ये था हमारा दूसरा चैप्टर, राजा किसान और नगर। हम तैयारी करवा रहे हैं तो कक्षा 12 इतिहास बोर्ड परीक्षा 2024 चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। और दोस्तों ब्लूप्रिंट 2024 6 नंबर पक्के हैं दोस्तों। देखिएगा इस चैप्टर से एक पूछा जाएगा अति लघुत्रात्मक प्रश्न, थोड़ा बड़ा होगा, अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा, एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। उसी प्रकार से 2 वस्तुनिष्ठ, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और जो कि 1-1 नंबर के होंगे, यानी 2 नंबर के होंगे ये, और 2 रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे जो कि 2 नंबर के अंदर। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर से कुल मिलाकर आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 6 नंबर का चैप्टर है दोस्तों, ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है। अब हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने सबसे पहले 2 वस्तुनिष्ठ, तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं, फिर रिक्त स्थान वाले देखेंगे, फिर अति लघुत्रात्मक देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने देखिएगा सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से इस चैप्टर से संबंधित आ सकता है। देखिएगा महाभारत का सबसे उपदेशात्मक अंश कौन सा है? उपनिषद, भागवत गीता, सुत्त पिटक या मनुस्मृति? जल्दी से आंसर आप सभी करिएगा कि महाभारत का सबसे उपदेशात्मक अंश कौन सा है। तो बिल्कुल देखते आपको पता चल गया होगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भागवत गीता, और ये आपके 1 नंबर का होगा दोस्तों। तो भागवत गीता इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। महाभारत दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक माना जाता है, और महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। जिस प्रकार रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, उसी प्रकार महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। महाभारत के मूल कथा के रचयिता भट्ट सारथी हैं, ठीक है। और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था V.S. सुतांकर ने, जो संस्कृत के विद्वान थे, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। दूसरा देखिएगा आरंभिक संस्कृत परंपरा में क्या पूछा है आपको? ये पूछा है कि आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किसकी श्रेणी में रखा गया है? इतिहास, नाटक, उपदेशात्मक ग्रंथ या आख्यान? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे, फटाफट आंसर करिएगा। तो आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को दोस्तों इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है? इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो इतिहास की श्रेणी में रखा गया है महाभारत को। तीसरा देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपको पूछा है कि कौरव और पांडव जो है वो किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों कौरव और पांडव बताओ, पांचाल, हर्यक, कुरु या लिच्छवी? तो याद रखना ये से कुरु वंश से संबंधित है, ठीक है। और कुरु की राजधानी बताओ, कुरु जनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, याद रखना इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो दोस्तों कौरव और पांडव जो है वो कुरु वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि महाभारत की मूल भाषा कौन सी है? ये बताइएगा महाभारत की मूल भाषा कौन सी है? बताओ आप सभी, हिंदी, मराठी, संस्कृत या प्राकृत? फटाफट इसका आंसर करिएगा दोस्तों। देखिएगा जल्दी से आंसर करिएगा। महाभारत की मूल भाषा बताओ जल्दी से, महाभारत की मूल भाषा कौन सी है? तो बिल्कुल इसका सी राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ए बे से दे बी हो जाएगा। संस्कृत जो है महाभारत की मूल भाषा है, ठीक है, याद रखना। और महाभारत का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? कमेंट में बताओ जल्दी से। महाभारत का प्राचीन नाम, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम है मित्रों जय संहिता। सबको याद रखना है, जय संहिता जो है महाभारत का प्राचीन नाम है, पुराना नाम है। 5वां देखेगा, वर्तमान महाभारत में श्लोक हैं 1 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 6 लाख से अधिक। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 लाख से अधिक श्लोक है दोस्तों। वर्तमान महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आया है वो 7वां आया है, देख सकते हैं दोस्तों। पूछा है कि कूल किसे कहते हैं? कूल मोस्ट क्वेश्चन है, कूल किसे कहते हैं? तो संस्कृत ग्रंथों में इस कूल शब्द का जो प्रयोग है वो परिवार के लिए होता है। किसके लिए होता है? परिवार के लिए। तो परिवार को कहा गया है कूल, याद रखना। नेक्स्ट है किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। तो वे शासक कौन थे दोस्तों? वे शासक थे सातवाहन शासक। कौन थे? सातवाहन शासक। सातवाहन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था दोस्तों, याद रखना। मनुस्मृति देखिएगा, आगे जो दे रखा है वो ये दे रखा है मनुस्मृति। मनुस्मृति का संकलन कब किया गया?
जो मनुस्मृति है इसका संकलन कब किया गया, तो याद रखना है 200 BC से 200 AC तक। ठीक है, BC का मतलब ईसा पूर्व, AC का मतलब ईस्वी सन। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक जो है मनुस्मृति का संकलन किया गया। इसके अलावा एकलव्य जो है, एकलव्य किस वर्ग से जुड़ा हुआ है एकलव्य, तो याद रखना है एकलव्य जो है वो आपके निषाद वर्ग से जुड़ा हुआ है। किस वर्ग से जुड़ा हुआ है, निषाद वर्ग से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारे थे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये आपके 2 नंबर पक्के हुए, अभी 2 नंबर। ठीक है, ब्लूप्रिंट के अनुसार ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न, खाली स्थान को भरने वाले प्रश्न। देखिएगा यहां पर आपके सामने आ गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा, खाली स्थान ने परा भरिएगा, रिक्त स्थान को भरना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा आपके सामने दे रखा है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के खालिस्तान प्रकारों को स्वीकृति देते हैं। तो बताओ कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृति देते हैं बताओ जल्दी से। 8 प्रकार। क्या करना है, 8 प्रकार की विवाह को स्वीकृति देते हैं धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, जिसमें से 4 प्रकार की विवाह उत्तम माने गए हैं। आगे देखो, ब्राह्मणों की उत्पत्ति खालिस्तान से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, तो ये मानी जाती है देवीय व्यवस्था से। याद रखना है ब्राह्मणों की उत्पत्ति जो है वो देवी व्यवस्था से मानी जाती है। आगे देखो, खालिस्तान में वर्ण व्यवस्था में खालिस्तान सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। वर्ण व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ये वर्ण व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं दोस्तों। महाभारत के रचयिता खालिस्तान है। तो महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास। वेद व्यास जी जो है, वेद व्यास जी ये महाभारत के रचयिता हैं। ठीक है, वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं और रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। उसी प्रकार से देखो, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण ये तैयार किया था VS। देखिएगा दोस्तों यहां पर आपको लिखना है VS सुतांकर। कौन थे, VS सुतांकर। VS सुतांकर ये थे, इन्होंने जो है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में तैयार किया था। ठीक है, संस्कृत के विद्वान थे ये। समाज में खालिस्तान वर्ण है, तो समाज में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो ये हमारे 2 रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे जो कि ये आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। कोई भी 2 आएंगे, 2 इनमें से 2 कोई पॉइंट आएंगे। ठीक है, जैसे इस प्रकार एबीसीडी दे रखा तो आप इसमें से 2 आएंगे, तो याद कर लेना दोस्तों अच्छे से, ब्लूप्रिंट के अनुसार ही है ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिएगा, आगे जो आपके सामने एक प्रश्न ही आएगा, एक प्रश्न अति लघुत्रात्मक प्रश्न, थोड़ा बड़ा इस प्रकार से आएगा, देख सकते हो आप सभी। और ये प्रश्न तो मैं तो कहता हूं 100% आ सकता है, आपके पूरी 100% संभावना इस क्वेश्चन की बढ़ती है। बार बार एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों आपके सामने दे रखा है कि गोत्र क्या है, इसके प्रमुख 2 नियम लिखिएगा। तो आप लिख सकते हैं गोत्र। देखिएगा गोत्र क्या है, तो गोत्र एक प्राचीन, गोत्र एक क्या है, गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। आप लिख सकते हैं गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। ठीक है, ब्राह्मण पद्धति है, ये आपको करना है। और गोत्र इसके प्रमुख 2 नियम लिखिएगा। तो इसके प्रमुख जो 2 नियम हैं वो क्या है, वो आप लिख सकते हैं इस तरीके से, इसके 2 नियम। पहला नियम तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, देखिएगा गोत्र में के नियम आप लिख रहे हैं ना दोस्तों, तो पहला नियम आप इसमें ये लिख सकते हैं कि एक ही गोत्र के सदस्य, एक ही गोत्र के सदस्य, हाँ एक ही गोत्र के सदस्य आपस में, ठीक है, आपस में विवाह नहीं कर सकते। ये आपको लिखना है कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको लिखना है। और दूसरा पॉइंट में आप लिखेंगे दोस्तों कि देखिएगा, इस स्त्री का विवाह के बाद अपने पिता का गोत्र छोड़कर अपने पति का गोत्र लगाना होता है। ठीक है, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। स्त्री का विवाह के बाद किसी भी महिला, किसी लड़के का जब विवाह होता है
तो उसने अपने पिता का गोत्र छोड़ना होता है, पिता के गोत्र को छोड़ना होता है और अपने पति जो होते हैं उनका गोत्र लगाना होता है। तो ये दो नियम आप इसमें लिख सकते हो। ओके, तो ये पर्सन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना आप सभी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न की परिभाषा लिखिएगा। आपके सामने मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, बहिर्विवाह पद्धति क्या है, अंतर्विवाह क्या है, इन परिभाषा आपको लिखनी। बहिर्विवाह, गोत्र से बार विवाह करना, बार विवाह करना गोत्र से बार विवाह करना क्या कहलाएगा? बहिर्विवाह पद्धति कहलाएगी। और गोत्र के अंदर विवाह करना, गोत्र के अंदर विवाह करना, गोत्र के अंदर विवाह करना क्या कहलाएगी? अंतर्विवाह पद्धति कहलाएगी। बहुपति प्रथा, बहु का मतलब क्या होता है? बहु का मतलब अनेक, पति मतलब पति। जब किसी स्त्री या महिला के एक से ज्यादा पति होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा पति होते हैं तो इसे कहते हैं बहुपति प्रथा। जब किसी स्त्री के एक से ज्यादा पति होते हैं तो उसे कहते हैं बहुपति प्रथा। और बहु मतलब अनेक पत्नी में पत्नियां। जब किसी पुरुष के एक से ज्यादा पत्नियां होती हैं तो इसे कहते हैं बहुपत्नी प्रथा। ठीक है, तो ये थे हमारी चैप्टर के प्रमुख 13 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हैं। इनको आप अच्छे से याद करना दोस्तों। ठीक है, क्लासेस तो हो रही है चैप्टर वाइज, ये तो आप पढ़ लो अच्छे से। और बाकी मेरी ब्लूटूथ क्लास को और देख लेना, नंबर पक्के हैं, सिर्फ मेहनत करिएगा आप सभी। ठीक है, तो देखो इतना आपको मैं देखो बिना आप अपने कुछ से नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं आपको कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करवा रहा हूं। तो आप बने रहो मेरे साथ। विचारक, विश्वास और इमारतें अपने चैप्टर का नाम है, चौथा चैप्टर। ब्लूप्रिंट 2024 के अनुसार देख सकते हैं आप। रिक्त स्थान वाला प्रश्न आएगा 1 और 3 आएंगे लघुत्रात्मक प्रश्न इस चैप्टर से। देखिएगा, एक लघुत्रात्मक प्रश्न 3 हो गए, वो 6 नंबर के होंगे, और एक रिक्त स्थान वाला 1 नंबर का 7 नंबर का चैप्टर है, विचारक, विश्वास और इमारतें वाला 7 नंबर का। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि सांची का जो स्तूप है वो खालिस्तान में स्थित है। तो सांची का स्तूप आपके एमपी में कहां स्थित है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। उसी प्रकार से ऋग्वेद का संकलन जो है वो खालिस्तान में हुआ। तो ऋग्वेद का संकलन 1200 से 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान आप सभी। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो था सिद्धार्थ। सबने अच्छे से पता होगा दोस्तों, सिद्धार्थ होता है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध नाम एक ही है, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम है वृद्धमान। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, आपको पूछा जरूर जाएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम वृद्धमान है, याद रखें। सांची की खोज 1818 ईस्वी में हुई, सबको पता होगा 1818 ईस्वी। कैलाशनाथ मंदिर आपके महाराष्ट्र में है, कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है कैलाशनाथ मंदिर। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला। अब देख लेते हैं प्रमुख अतिलघुत्रात्मक प्रश्न जो इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि सांची के स्तूप का महत्व लिखिएगा। आखिर सांची के स्तूप का महत्व क्या है? तो देखो, पॉइंट बाई पॉइंट आपके सामने मैंने लिख रखे हैं। सांची एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का धार्मिक स्थल है। ठीक है, एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल का प्रमुख, धार्मिक महत्व का प्रमुख स्थल है सांची। सांची कई स्तूपों का एक क्या है? स्थल है। यहाँ पर कई जो है प्रमुख स्तूप है सांची के अंदर। पहाड़ी चोटी पर बनाया गया है ये स्तूप, ये इसका प्रमुख महत्व है। ये स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और ये स्तूप कहाँ है? एमपी के अंदर है। ठीक है, तो ये प्रमुख पॉइंट आप लिख सकते हैं। सांची के स्तूप का महत्व प्रमुख आप लिख सकते हैं कि भाई पहाड़ी चोटी पर बनाया गया है, और सांची कई स्तूपों का प्रमुख स्थल है, और ये स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये इसका प्रमुख महत्व आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से देखो, बोर्ड परीक्षा 2022 के पेपर में पूछा है, हीनयान और महायान दोनों में अंतर पूछा था। तो इसमें अंतर आपको स्पष्ट करना था। देखो क्या पूछा, अंतर पूछा आपको, देख लो आप सभी। हीनयान जो है, हीनयान जो है आपके हीनयान जो है ये पुरानी परंपरा थी। हीनयान पुरानी परंपरा थी, और ये जो महायान है, महायान ये एक नवीन परंपरा थी। ठीक है, हीनयान बुद्ध को मनुष्य मानते हैं, और महायान के अनुसार बुद्ध को अवतार माना जाता है। दोनों बीच अंतर बता रहे हैं। हीनयान में मूर्ति पूजा निषेध है, मूर्ति पूजा का विरोध होता है, और इसमें महायान में मूर्ति पूजा को अपनाया जाता है। क्या अपनाया जाता है इसमें? ठीक है, याद रखेंगे। तो ये प्रमुख आप इस प्रकार से इन दोनों में अंतर लिख सकते हैं, हीनयान और महायान में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसी प्रकार से देखो, आगे पूछा है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लिखेगा।
मिलती जुलती है जैन धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा, ये जैन धर्म की शिक्षाओं में भी लिख सकते हैं। देखो क्या है, अहिंसा करना मतलब हिंसा ना करना, अहिंसा, हिंसा ना करना, अहिंसा में या समर्थन करना अहिंसा का, और ईश्वर के अस्तित्व में मौन रहना, ठीक है, कर्मकांड पर विश्वास ना करना और जाति प्रथा को ना मानना। ये क्या है, ये प्रमुख आपके बौद्ध धर्म की शिक्षा है। किसकी है, बौद्ध धर्म की शिक्षा है। अहिंसा करना, ठीक है, और ईश्वर के अस्तित्व में, यहाँ पर डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, अहिंसा नहीं करना, ऐसे डायरेक्ट आप ऐसे लिखो, क्योंकि एग्जामिनर क्या पता उसको थोड़ा समझ में नहीं आया सब, तो आपको जो है वो गलत नंबर, आप ऐसा लिख दो दूसरे पहला पॉइंट में, हिंसा ना करना, ठीक है, हिंसा ना करना, ये लिख सकते हो, हिंसा ना करना, ठीक है। चलो, तो ये प्रमुख आप लिख सकते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा में। कोई 4-5 बातें जो है वो याद कर लो बस, अति लघुतरा में यही इतना ही लिखना होता है। आगे देखो जैन धर्म की शिक्षा है, अब देखो इसमें देखो वापस ये आ गया, अहिंसा करना मतलब हिंसा ना करना, हिंसा ना करना, हिंसा का क्या करना, विरोध करना, ये आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट। झूठ ना बोलना, ये प्रमुख देखो जैन धर्म की शिक्षा में क्या है, हिंसा ना करना, झूठ ना बोलना और चोरी ना करना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन, और धन संग्रह यानी धन को इकट्ठा करना, यानी इकट्ठा ना करना, धन संग्रह ना करना, ये प्रमुख इसकी शिक्षा हैं। तो ये आपके जो है जैन धर्म की शिक्षा है। चलो, ये भी होगी बात। आगे देख लो, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने, ठीक है, इस चैप्टर से, विचारक विश्वास इमारतें से, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। वैसे बुलेट क्लास आएगी, उसमें और अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, जो मोस्ट लग रहे हैं वो मैं करवा रहा हूँ आपके सामने, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो, अब देख लेते हैं प्रमुख अगला, ये प्रमुख 4 चैप्टर हो गए दोस्तों, अब 4 चैप्टर हमारे हो गए। अब वापस सेकेंड वीडियो आएगा आपके सामने, उसमें यात्रियों के नजरिए वाला चैप्टर है, वो स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को, सेकंड क्लास भी आपके सामने जल्दी आने वाली है, सभी लाइक करके रखना। ओके, जय हिंद, जय भारत।